Assalamu alaikum students, welcome to your first lecture of ELE 402 Electronic Circuit Design course। मेरा नाम डॉक्टर असलान भट्ट है। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आपका ये जो है लेक्चर्स कुछ जो हैं ये ऑनलाइन हो रहे हैं और क्लैरिटी अभी नहीं है कि आगे किस तरीके से चीज़ों ने प्रोसीड करना है। तो फ़िलहाल तो आपके जो हैं ये ऑनलाइन लेक्चर्स यहाँ पर से जो है कंडक्ट किए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अपना नाम बता दिया था, डॉक्टर असलान भट्ट, मैं इधर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीसीएफ के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और मैं साथ ही हेड भी हूँ इंजीनियरिंग सेक्शन का एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना है किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, कोई जैसे एप्लीकेशंस या उस तरह का कोई मटेरियल हो, तो आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑफिस आवर्स जो हैं वो मेरे ट्यूसडे को 9:30 से 11:30 हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ है, जब तक कि बहुत अहम ना हो या पर्सनल लेवल की ना हो, ख़ाली आपसे ही रिलेटेड, अगर जेनेरिक तमाम स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो सीआर के थ्रू जो है कोशिश करेंगे कम्युनिकेट हो। बाकी मैंने अपने जो है बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ईएमई कॉलेज नर्स रावलपिंडी से की है। उसके बाद एमएस मैंने की है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर पॉलीटेक्निको दी मिलानो इटली से। ये जो है यूनिवर्सिटी, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में 20 नंबर पे है क्यूएस रैंकिंग में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इन पर्टिकुलर 22nd के ऊपर है। ठीक है, तो रिलेटिवली काफ़ी अच्छी जा रही है। वहीं से फिर आगे मैंने पीएचडी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और उसके बाद मैंने 1 साल का इधर से पोस्ट डॉक भी किया। तो उसके बाद आके जो है अब मैं फिर इसलिए आपको ये कोर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन का टीच कर रहा हूँ। लैब इंस्ट्रक्टर जो हैं वो इंजीनियर हसान रशीद साहब हैं। वो आपको जो है लैब से रिलेटेड चीज़ों का फर्दर अपने सेशन के अंदर इन्फॉर्म उसका कर देंगे। ठीक है, तो जो कोर्स का मटेरियल वगैरह है, ये स्लाइड और बाकी स्लाइड्स वो सारी गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है ना आपको मिल जाएंगी। कुछ फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी, ठीक है, तो उनका जो पासवर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन याद रहें कि यहाँ पे ये ओ की बजाय ज़ीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक के सिनेरियो के अंदर जो है हमारे पास वो सदरा स्मिथ बुक जो है वो टेक्स्ट बुक है, और जो रेफरेंस बुक्स है उसके अंदर थॉमस एल फ्लॉयड की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशनल फ्लो वर्जन है, और रिचर्ड सी जेगर ट्रेविस एंड बेलक की जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन बुक है। पर ज़्यादातर जो है वो यहीं से सारा कंटेंट पूरा हो जाता है। लेक्चर्स आपके हफ्ते में 3 घंटे के लिए होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो किए जाएंगे, और लैब वर्क जो है वो 3 आवर्स पर वीक आपके पास होगा। टोटल कोर्स की ड्यूरेशन जो है 16 से 18 हफ्ते की होगी। तो जो ग्रेडिंग का ब्रेकअप है वो हमारे पास 2 क्विज़ेज़ आपके होंगे और 2 ही असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, तो 2 क्विज़ और 2 असाइनमेंट्स होनी है, और 18 नंबर का आपका मिड टर्म होना है। आमतौर पे मैं यहाँ पे डिटेल देता हूँ कि किस तरीके से कंडक्ट करना है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी के दौर के अंदर जो है ना कोई चीज़ इधर कमिट करना जो है मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी की रेगुलेशंस और उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्क्स का आपका होगा, लैब का 20 मार्क्स का है, और ये लैब में इसकी डिटेल्स आपको जो है वो बताते रहेंगे। टोटल 80 मार्क्स का आपका ये कोर्स का हो गया। अच्छा जी, अब आप अगर ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रीवियस आप लोगों ने जो है ना कोर्सेज डिफरेंट पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर एग्जांपल सर्किट्स का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो आपको जो है ना ये चीज़ें आती होंगी कि जी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड इंट्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर एनर्जी लेवल्स, एन टाइप पी टाइप मटेरियल, सेमी कंडक्टर डायोड, करेक्टराइजेशन ऑफ डायोड, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको पता है। ठीक है,
डायोड की एप्लीकेशंस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन, लोड लाइन एनालिसिस, पैरेलल एंड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, गेट, साइनसॉइड, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स, क्लिपर, क्लैंपर सर्किट्स, ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स, और ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और एक और जो अजम्पशन है वो ये है कि आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के केस में इंट्रोडक्शन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड एम्पलीफिकेशन एनालिसिस, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, लिमिट्स ऑपरेशन, ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो लेकिन है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के अंदर जो है, और कुछ हमने चीज़ें आपके जो अब्दुर्रऊफ़ भट्टी साहब हैं जिन्होंने आपको साल पहले ये प्रीवियस कोर्स पढ़ाया था, तो उनके साथ कुछ चीज़ें डन होगी कि बीजेटी के कुछ मटेरियल जो है ना मैं यहाँ पे भी कवर करा दूँगा। तो इस कोर्स के अंदर आपने एक्चुअली सीखना क्या है, ये एडवांस लेवल का कोर्स है, इतना बेसिक लेवल पे नहीं है, और इसमें डिज़ाइन के लेवल तक पहुंचना है। मतलब कि कोर्स में चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और एंड पे आपको पता होना चाहिए कि जी कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, कौन सा डिज़ाइन बुरा है। तो इन चीज़ों का मतलब कि आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपको बताया जाएगा कि जनाब जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसकी डीसी बायसिंग टेक्निक्स क्या हैं, ट्रांजिस्टर को कैसे एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, लार्ज सिग्नल एनालिसिस, गेन कैलकुलेशन ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, कैस्केडिंग मल्टी स्टेज गेन कैलकुलेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना बताई जाएंगी। तो ये सारा जो है मटेरियल आपका जो है ये CLO 1 में होगा, ठीक है। जो उसके बाद है आपके पास करंट सोर्सेज का आपको बताया जाएगा कि जी सिंपल करंट मिरर, इम्प्रूव करंट मिरर, विडलर एंड विल्सन करंट सोर्सेज वो कैसे ऑपरेट करते हैं। फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स, DC एंड AC एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिज़ाइन ऑफ सिंपल ऑप एम्प लेवल ट्रांसलेटर्स, ये चीज़ें पावर एम्पलीफायर्स। और एंड के ऊपर जो थर्ड आपके पास जो CLO होगा उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर कंसिडरेशंस और फीडबैक वगैरह का जो है ना वो आपको सारा बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको जैसे कि पता होगा कि आप लोगों ने अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन में कर रहे हैं, आपका पहला बैच है जिसने सारी की सारी डिग्री जो है वो OBE के ऊपर करनी है, और एंड पे आपको ट्रांसक्रिप्ट PLOs की मिलेगी, ठीक है, कि कितने PLOs आपके क्लियर हुए हैं, कितने आपके क्लियर नहीं हो सके। तो उसके अंदर जो आपको बताते जाएं कि जो ये कोर्स अभी पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आपको ज़्यादातर जो है एनालिसिस और डिज़ाइन का ही जो है ना कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो ये जितने PLOs थे ये आपको याद होने चाहिए, ये बार बार जो है इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। डिपार्टमेंट में भी मल्टीपल जगहों के ऊपर ये लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जी इंजीनियरिंग नॉलेज का कौन सा है, इनकी स्टेटमेंट्स ज़ुबानी याद होनी चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस का, ठीक है। तो ये किसी न किसी क्विज़ या वाइवे के अंदर मैं ये पूछूंगा भी। तो ये PLOs थे। तो हमारे पास PLO होते हैं प्रोग्राम लेवल के ऊपर, तो CLO जो हैं वो कोर्स लेवल के ऊपर हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने अब 4 सेमेस्टर पढ़ लिए, आपको ये पूरी चीज़ का अच्छी तरह से आइडिया है। तो 3 इसी तरीके से ये डिफरेंट कलर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सारे कंटेंट्स मिलते जुलते हैं, ये वाले एक जैसे कंटेंट हैं, ये वाले ब्लू में दूसरे हैं और ग्रीन में तीसरे हैं। तो इन सारों को इकट्ठे करके मैंने जो 3 डिफरेंट CLOs बना लिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे इससे आगे का एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं कोर्स फाइल, कोर्स आउटलाइन मतलब के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एंड देयर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलोंगसाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, DC और AC एनालिसिस, सिंगल एंडेड डिफरेंशियल और जो है BJTs का और ओपेम्स का पता होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर टाइप्स इंक्लूडिंग फीडबैक एंड पावर एम्पलीफायर्स। तो PLO 2, 3 और 10 आपके पास कोर्स में आ रहे हैं, और PLO 2 जैसे कि आपको डोमेन एंड लेवल्स का पता है कि ना किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो आपके पास जो है ना PLO 2 C4 का मतलब कि ज़रा हाई लेवल के ऊपर जा रहा है। C5 में आपको ना डिज़ाइंस का पता होना चाहिए। तो ये थोड़े ना हाई लेवल की चीज़ें आ रही हैं। साथ इधर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसको हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं।
एडिट के ऊपर जाके एडिट टेक्स्ट में जाके ये क्विज 3 आपके पास कुछ नहीं होना, ठीक है। तो क्विज 3 जो है ना वो नहीं अब आपके पास आना, उसको यहाँ से कॉमा कर देते हैं ये, तो इस तरह करके जो है ना ये हमारे पास चीज़ों का आ गया। मैंने कहा कि आपके सामने ही हो जाइए। ये ऐसे कर लेते हैं, शिफ्ट M2, मूविंग अ बिट मोर हियर, ये हो गया, ठीक है जी। तो लैब्स का सारी चीज़ों का जो है ना यहाँ पे ये लिखा हुआ आपके पास करेक्ट हो गया। तो ये वाला जो सारा का सारा मटेरियल था ये हमारे पास जो है ना आपके पास असाइनमेंट 1 है, क्विज़ 1 असाइनमेंट 1 है, और आपके पास साथ में जो है ना क्विज़ 2 और असाइनमेंट 3 है। तो ये इसका मटेरियल वहाँ पर से ना सही आ जाता है। तो पहला जो CLO आपके पास है जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट से रिलेटेड था वो आपके पास है, एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स ऑपरेटिंग एज सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स फॉर स्मॉल सिग्नल इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, तो ये आपके पास एक पहला हो गया, क्विज 1 असाइनमेंट 1 इसमें से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जी हमारे पास evaluate and compare performance of different multi transistor circuits acting as current sources and differential amplifiers। तो जहाँ एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का आ गया तो वो वाला पोर्शन जो है ये इसको हमने थोड़ा और डेप्थ में भी देखना है, एवेल्यूएशन के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे C5 के अंदर डिज़ाइन एवेल्यूएशन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी एनालाइज स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स विद एंड विदाउट फीडबैक। तो ये हमारे पास जो है PLO2 दोबारा से जो है डिज़ाइन का उसका आ गया, और बाकी ये वाले जो डिज़ाइन का नहीं एनालिसिस का आ गया, और ये वाले 3 जो है ना ये आपके लैब के PLOs हैं। तो इसके बाद आपके पास जो है ना 3 नंबर का क्विज़ 1 होगा, 3 नंबर की असाइनमेंट 1 होगी, 12 नंबर का मिड होगा। तो आपको ये 18 नंबर में से 9 नंबर लेने होंगे इस CLO को पास करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो CLO2 है उसके अंदर क्योंकि असाइनमेंट 2 है, मिड है, फाइनल है, 24 नंबर बनते हैं। इन 24 में से 12 से ज़्यादा आएंगे तो आपका ये CLO2 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद CLO3 जो है वो 18 नंबर का है, इसमें मिड के 15 नंबर होंगे और 3 नंबर आपके पास जो है ना वो क्विज़ के होंगे। तो ये सारे नंबरों को आपस में आप मिलाते हैं ना तो ये 60 नंबर बनते हैं, 12, 18, 30। तो ये आपके जो है ना थ्योरी के सारे हो जाते हैं। लैब के केस में आपके पास जितनी भी लैब की परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो 12 नंबरों की होगी। 2 मार्क्स की लैब की रिपोर्ट की वैल्यू होगी, और बाकी आपको जो है एक जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी इस कोर्स में दी जाएगी, ठीक है, डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम इसको आपने करके जमा कराना होगा। तो उसको जब आप करेंगे तो आपको जो है उसकी रिपोर्ट एक जमा करानी होगी, और लैब का वाइवा और डेमो टाइप चीज़ें होंगी, तो उनकी बेसिस के ऊपर ये नंबर बाकी लगेंगे। तो टोटल इन सारों को हम जब मिला के देखते हैं तो ये 20 नंबर आपके लैब के बन जाते हैं। तो ये आगे मैपिंग वगैरह हैं, PLOs के पास फेल का ताल्लुक भी इन्हीं चीज़ों के साथ है। टेक्स्ट बुक का जिक्र आ गया यहाँ पे, ये वीकली आपका बताया हुआ है कि कैसे ये सारा कुछ चलेगा। अभी कोर्स के एलिमेंट्स और OBE सिस्टम्स को और BJT के रिव्यू को हमने यहाँ पे करना है। तो ये सारा का सारा जो है मटेरियल हमारे पास हो गया। उसके बाद लैब है, लैब में अब ओपन एंडेड लैब्स आपके पास होंगी। तो 1 2 3 4 4 आपके पास जो है ना ओपन एंडेड लैब्स इस कोर्स के अंदर होंगी। ये आपको लैब इंस्ट्रक्टर जो है ना अच्छी तरह ब्रीफ कर देंगे। तो ये आपके पास जो है ना ओवरऑल
इस कोर्स के अंदर कंटेंट हो गया कि जी क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, किस चीज़ के कितने नंबर मिलेंगे। और तो पूरा एक तरह का ना आपके पास कोर्स का जो है ना प्लान आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब आपने कोर्स प्लान देख लिया तो उसके बाद हम ज़रा अब चलते हैं। जो पहला हमने एक आइटम डिस्कस करनी थी, जो कि हमारे पास है रिव्यू ऑफ बीजेटी बेसिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो बीजेटी की आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसकी बेसिक्स को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये रेफरेंस बुक जो है थॉमस एल फ्लॉयड की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशनल फ्लो वर्जन, वहाँ से लिया गया, उसके 9th एडिशन चैप्टर 4 से। तो हमारे पास जो बीजेटी है, द बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़ फॉर्म बाय 3 डॉप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स। ठीक है, 3 हमारे पास डॉप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स हैं और 2 डिस्टिंक्ट हमारे पास पीएन जंक्शंस हैं इसके अंदर। तो 3 डॉप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स कौन से हैं? एक को हम लोग कह देते हैं कलेक्टर, बेस और एमिटर। बीजेटी हैज़ जो कलेक्टर है उसकी आपके पास जो है डोपिंग हाई होती है और लार्जेस्ट थिकनेस है, यहाँ पे थिकनेस उसकी नज़र आ रही है और कवरिंग। एमिटर जो है उसके जो है कलेक्टर से स्मॉलर एरिया, क्योंकि अगर हम ये सरकमफेरेंस के हिसाब से देखें तो ये चीज़ स्मॉलर ही इससे बनेगी, पर इसकी डोपिंग लेवल हाई है। और बेस का लो डोपिंग लेवल है और स्मॉलेस्ट थिकनेस है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का पता होगा कि अगर आपने जो है एन टाइप रीजन है तो उसकी डोपिंग करते हैं तो हमारे पास जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। पी टाइप रीजन जब डोपिंग करके बनता है तो वहाँ पे आपके पास जो है ना होल्स जो हैं एज चार्ज कैरियर जो है ना अवेलेबल होते हैं। तो और जितनी ज़्यादा डोपिंग आप करते हैं उतने ही ज़्यादा चार्ज कैरियर होते हैं। तो जैसे होता नहीं है कि मेटल्स के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जो है ना किसी भी रोड में या कंडक्टर के अंदर अवेलेबल हैं, तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उतना ही ज़्यादा वो एक कंडक्टिव होता है। लकड़ी या प्लास्टिक के अंदर नहीं अवेलेबल हैं तो वो इंसुलेटर है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे इस जगह के ऊपर एमिटर के केस में हाईएस्ट डोपिंग है तो इसका मतलब है कि जी ये बहुत ज़्यादा जो है ना कंडक्टिव है, ये एक मेटल या उस तरह के पार्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। कलेक्टर जो है उसकी भी डोपिंग जो है वो ज़्यादा है, तो ये भी जो है ना कंडक्टिव है इजीली। लेकिन जो ये बेस आपके पास लगा हुआ है ना, इस बेस की डोपिंग लेवल कम है, मतलब कि ये रेजिस्टिव है, इसके अंदर से करंट को फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस नज़र आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है कि ये डोपिंग लेवल ना किसी भी तरह का हो सकता है। हमारे पास हो सकता है कि जी इसको एन कर दें, इसको पी कर दें और इसको एन कर दें। तो उस केस में इसको हम एन पी एन ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है ये वाला बना हुआ है। इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर दिया जाता है, हालांकि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन सबस्ट्रेट पे ऐसे होती है। और अगर ये हमारे पास हो जाए जनाब पी एन और पी मटेरियल का, तो वो पी एन पी इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एनालॉगस किस्म का ही दोनों का बिहेवियर है, लेकिन जो है ना ये डिफरेंट जो है तरीके से इसको जो है ना बनाया जाता है इधर। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या है कि जी फर्दर, अच्छा यहाँ पे मैं ऑपरेशन, चलो ऑपरेशन आगे आ जाता है। तो अब ये जो एन पी एन और पी एन पी है ना, इनको आप यूँ इमेजिन कर सकते हैं कि एन पी के केस में जैसे आपने वो डायोड नहीं पढ़े थे, ये एक डायोड है, सॉरी पी एन की डायरेक्शन से होना है। तो ये ऐसे है कि जनाब जैसे आपके पास एक पी एन जंक्शन इधर को लगा हुआ है, एक इधर को लगा हुआ है। ठीक है, और बीच में आपने इधर से ये बेस हो गया, ये आपके पास मीटर हो गया, ये आपके पास कलेक्टर हो गया। ठीक है, और पीएनपी के केस में ऐसे है कि जैसे इन डायोड्स की जो है ना डायरेक्शन उल्टी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हो गया, ये कलेक्टर है और ये आपके पास एमिटर आ गया। तो इनको जो है ना बजाय इसके कि ये पूरा इस तरह से बनाया जाए या ये कंफ्यूजिंग एक डायोड्स की तरह से, तो एक्चुअली क्या किया जाता है, इसका सिंबल यूटिलाइज किया जाता है। तो एन पी एन के केस में क्या होता है कि सिंबल के अंदर एरो डाउनवर्ड इस तरह से कर देते हैं। ठीक है,
और पीएनपी के केस के अंदर जो है ना, अच्छा ये एरो जिस साइड के ऊपर लगा होगा वो साइड आपके पास एमिटर है, ये वाली साइड आपके पास बेस है, ये वाली साइड आपके पास कलेक्टर है। और अगर जो है ना ये एरो, अब यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो जिस साइड पे है वो तो एमिटर लिख दें आप, ठीक है। जिस साइड पे जा रहा है वो बेस हो गया, अगली साइड कलेक्टर है। पर एरो की डायरेक्शन अगर ये टुवर्ड्स दिस सेंट्रल एरिया है तो इसका मतलब है कि ये पीएनपी है, और अगर ये अवे है तो इसका मतलब है कि ये एनपीएन है। तो ये इनके जो है ना सिंबल्स हो गए। अच्छा जी, जब इसको हमने ऑपरेट कराना होता है तो ऑपरेट कराने के लिए बीजेटी डिवाइस के केस में एनपीएन हो के पीएनपी हो, दोनों केसेस के अंदर आपने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस्ड करना है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिवर्स्ड बायसिंग, ठीक है। इस तरीके से इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये मैं आगे जाके थोड़ा ना उसको एक्सप्रेस कर दूंगा कि कैसे ये काम होता है। पर अभी के लिए जो चीज़ है वो ये है कि जी फॉरवर्ड बायस्ड, जैसे कि आपको पता है कि एनपीएन के केस में सॉरी हाँ, एनपीएन, ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, तो एक डायोड इस तरह से बन गया और ये ऐसे बन गया। ये आपके पास जनाब बेस है, ये कलेक्टर है, एमीटर है, जिसको दूसरे अल्फाज में आप यूं भी इसको बना सकते हैं, बल्कि यूं ही बनाएं, ये मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आप बेस, ये है एमीटर, ये है, तो बेस टू एमीटर जंक्शन ये बन गया एक, ठीक है। जंक्शन मतलब कि वो जो बाउंड्री उन दोनों के दरमियान का इंटरफेस है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कहा कि जी दोनों के केस में बेस टू एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। अब ये डायोड लगा है तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कितने वोल्ट पे होगा? डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा लेट से 0.7 वोल्ट्स के ऊपर, ठीक है। कम पे भी हो, 0.5 से ऊपर आमतौर पे ऑन होता है। तो इस केस में 0.5 होगा, लेकिन क्योंकि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो फॉरवर्ड बायस्ड इस डायरेक्शन के अंदर वोल्टेज अप्लाई करनी है। यही जब हमारे पास पीएनपी की बात आती है, ठीक है, जब हमारे पास इधर जो है ये पीएनपी की बात आती है, तो ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, लेकिन इसको फॉरवर्ड बायस्ड करना, ये पी है, ये एन है, तो इधर पॉजिटिव अप्लाई करना होगा, इधर नेगेटिव। तो अब जो ये वाला हमारे पास जब बनती है चीज़ इस तरीके से, तो इसमें आपने ये पॉजिटिव रखना है, ये नेगेटिव रखना है। तो ये आपके पास एमीटर है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कलेक्टर है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास जो है ना इन दोनों केसेस में इसका मतलब डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे कहा है कि जी रिवर्स्ड बायस्ड है, तो रिवर्स्ड बायस्ड कैसे होगा? अब ये बेस है, ये कलेक्टर है, रिवर्स्ड बायस के लिए ये इसके मुकाबले में हायर होना चाहिए, तो ये इस तरह से आपने करके अगली वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो इसी तरह यहाँ पे कहा है कि जी इसको रिवर्स्ड बायस्ड होना चाहिए, तो रिवर्स्ड बायस्ड का क्या मतलब है कि जनाब ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, इसको पॉजिटिव, या एटलीस्ट वोल्टेज इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो आपके पास। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई इस केस में कि कैसे इसको यूज़ करना है। आगे चलते हैं कि जी एन पी एन लेट से बीजेटी है तो ऑपरेट किस तरीके से करता है। ये ऑपरेशन यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं प्रेफर करता होता हूँ कि यहाँ पे मैं इसका ऑपरेशन बताऊँ, क्योंकि एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इस तरह से बनी होती है। तो अब आपके पास क्या होता है, जब आपने बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिए, और जो ये वाला आपके पास कलेक्टर है, कलेक्टर के क्रॉस आपने जो है यहाँ पे भी पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जी ये वाला जंक्शन जो है ना इसकी टेंडेंसी है ऑन होने की, ठीक है। ये पी है, ये एन है, तो इधर से आपके पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट साइड के ऊपर आते हैं, तो इधर से जो है इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास होगा ये कि जब आपने इसको इस तरह से बायस किया, तो एमिटर के क्योंकि डोपिंग लेवल हाई है, कंडक्टिविटी भी हाई है, तो तेज़ी से इधर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि ना आगे इस तरफ मूव करके ऊपर को जाएं।
पर होगा क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले तो एक फॉरवर्ड बायस होने की वजह से अच्छी खासी पुश होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। पर इधर आके उन्हें क्या पता चलता है कि जी ये जो रास्ता उन्होंने नहीं यहाँ से लेना, इधर से जाके इस तरफ को जाके मूव करना है। तो उन्हें नज़र आता है कि जी बेस की क्योंकि कंडक्टिविटी कम है, तो मतलब ये इनको अच्छी खासी बड़ी रेजिस्टेंस, ये रास्ता बड़ा लंबा इनको नज़र आता है। और आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। रेजिस्टिविटी है, ये आपके पास पाथ की लेंथ है जिस रास्ते से जाना है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेस की हमने जो है वो थिकनेस कम करने की वजह से जो है ना, हमने ये चीज़ हमने रिड्यूस कर दी बहुत ज़्यादा, और लेंथ का जो है वो यहाँ से वैसे ही इतना लंबा रास्ता बन गया तो लेंथ इंक्रीज़ कर दी, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई नज़र आती है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बेचारे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, और इधर जाने के लिए एक दो बहुत कम ही जो इधर करीब करीब के हैं वो निकल पाते हैं, बाकी इधर फंसे होते हैं। अब इनके फंसे होने की वजह से क्या होता है कि इनको पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ जाना था, तो इधर साथ ही एक जंक्शन बना हुआ है, और जंक्शन के अगली तरफ कलेक्टर के अंदर ना ये पॉजिटिव हाई वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई है, ठीक है, क्योंकि ये जंक्शन रिवर्स बायस था। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक टनलिंग, क्वांटम टनलिंग का फिनोमिना होता है, और ये क्या करते हैं इधर जाने की बजाय ना ज़्यादातर कहते हैं कि जी छोड़ो, ये तो रास्ता ही, जैसे रोड नहीं ख़राब एक मिल जाती तो कहते हैं कि जी बेशक थोड़ा सा जो है एफर्ट करनी पड़े, लेकिन हम जो है ना अच्छे रास्ते से जाएंगे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे टनल करके पहुँच जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाते हैं, बाकी सारे यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पर से ऊपर पहुँच के जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट जिस हिस्से से होते हैं उसको एमिटर कहते हैं, बेस ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, और कलेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर करता है, तो इसलिए इसका इनका नाम और जो नोटेशन है ना ये इसलिए रखी गई है। तो एंड रिजल्ट इसमें आपको जो है जब वोल्टेज और करंट का आप देखते हैं, आपको क्या नज़र आता है कि जी एमिटर से काफ़ी सारा करंट आ रहा है, एमिटर है तो करंट आई ई कह देते हैं, उस आई ई जो टोटल निकला था उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो है आई बी, वो आपके पास जो है वो बेस से निकलता है, और जो रिमेनिंग जितना भी करंट आपके पास था वो आपके पास जो है कलेक्टर से आ रहा होता है। तो ये आपके पास जो है ना बीजेटी का बेसिकली सारा का सारा जो है ना ऑपरेशन है। इसी को यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है कि जी बेस एमिटर जंक्शन जो है वो आपके पास फॉरवर्ड बायस, ये क्योंकि इस तरीके से एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो मैं इसलिए ना ये कंफ्यूजिंग मुझे मेरे ख्याल से ना स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, तो इसलिए मैं एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह की होती है वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। बेस एमिटर जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस्ड है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, मूव कर जाते हैं बेस से एमिटर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं वो एमिटर से ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, नहीं ये दूसरा है, ये मीटर, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव कर जाते हैं बेस में, ठीक है। बेस अब लाइटली डोप्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही कंबाइन कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धक्का उनको लगता है और आगे वो पहुंच जाते हैं आपके पास कलेक्टर के अंदर। जब कलेक्टर के अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो है आप कलेक्ट करके आगे को करंट मूव कर जाता है आपके पास। और इसमें क्या था कि जी मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पुश टुवर्ड्स वाइडर एंड वाइडली, क्योंकि ये बड़ा बना है इसकी डोपिंग लेवल ज़्यादा है, तो इधर से उनको जो है ना वो प्रेफर करते हैं इधर से फ्लो करें। इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव कलेक्टर टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द बैटरी फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, और यहाँ से करके साइकिल कंप्लीट होता रहता है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जी एमिटर करंट आया और दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो एमिटर करंट ही क्योंकि इस सारे की वजह थी तो इज इक्वल टू आई बेस प्लस आई कलेक्टर, ठीक है। तो ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है, अच्छी चीज़ है जी, हमने ये बना लिया। अब हमारे पास एनपीएन के केस में क्या होता है कि जी कन्वेंशनल करंट देखें ना, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को मूव करें, लेकिन कन्वेंशनल करंट के हिसाब से जो है ना एमिटर से करंट अवे मूव कर रहा है, कलेक्टर से करंट आ रहा है, और बेस से भी करंट आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये दोनों मिल के इसके अंदर जी एमिटर करंट बना रहे हैं।
और जो पीएनपी है, पीएनपी के केस में बायसिंग अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो तमाम करंट्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, एमिटर से जो है होल्स अब यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, तो वो बेस की तरफ आ रहे थे, कुछ होल्स यहाँ पे जंक्शन तक पहुँच के सर्किट से बाहर, मतलब उन्होंने चार्ज अपना सप्लाई कर दिया, और बाकी सारे जो हैं वो कलेक्टर की साइड के ऊपर मूव कर गए। तो करंट्स की डायरेक्शन इन दोनों के अंदर जो है ना वो आपके पास डिफरेंट होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो आम तौर पे जो है हमारे पास ये कलेक्टर करंट और बेस करंट, इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की जाती है कि कलेक्टर करंट और बेस करंट जो है ना ये आपस में एक ख़ास लेवल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं। ठीक है, कि लेट से अगर आपके पास जो है बेस करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पेयर है, तो कलेक्टर करंट लेट से आपके पास जो है ना 100 ऑफ टाइम्स 100 200 इस तरह करके होगा। तो 100 से करते हैं तो जी ये 1 मिली एम्पेयर आ गया। तो इसका मतलब है बीटा डी सी इज़ इक्वल टू 100। तो ये आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेरी चीज़ होती रहती है फ्लक्चुएशंस के साथ, वोल्टेजेस के साथ, लेकिन आम तौर पे ना मोर लेस ये कांस्टेंट ही रहता है बीटा हमारे पास जो है। तो करंट डीसी गेन बीटा डीसी टिपिकली बिटवीन लेस देन 20 टू 200 इस रेंज के अंदर होता है। लेकिन कुछ हमारे पास लैब में पड़े हुए 350 तक भी हैं उनका बीटा। और ये दूसरी जो रेशो हमारे पास है अल्फ़ा, ये रेशो है कि जी ये कलेक्टर करंट जो है ये कितना हमारे पास है एज़ कम्पेयर टू एमिटर करंट। तो एक चीज़ आपको पता हो, दूसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट से आपको खाली बेस करंट पता है और आपने जो है एमिटर करंट निकालना है। तो बेस करंट हमें पता है, कलेक्टर करंट का हमें पता है जनाब। कलेक्टर करंट किसके बराबर है? वो है बीटा बीटा डीसी टाइम्स आई बी के। और हमें पता है कि जी एमिटर करंट जो है वो हमारे पास बराबर होता है आई बेस प्लस आई सी के। तो बीटा प्लस 1 जो है ना बेस करंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, तो वो हमारे पास एमिटर करंट के बराबर आ गया। तो हम वो भी निकाल सकते हैं। और अगर हमने एमिटर करंट और कलेक्टर करंट का आपस में निकालना हो, ठीक है, तो याद रखें ऊपर स्मॉलर वैल्यू कलेक्टर करंट आता है, नीचे एमिटर करंट, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं डीसी के केस में। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी जनाब बीटा आई बी ओवर बीटा प्लस 1 आई बी। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास रह गया बीटा ओवर बीटा प्लस 1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको बीटा पता है तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, अगर अल्फ़ा पता है तो इसी तरह फार्मूले यूज़ करके आप बीटा तक पहुंच सकते हैं। तो अल्फ़ा क्योंकि बीटा ओवर बीटा प्लस 1 है तो हमेशा ये 1 से कम ही होगा। वो हमें वैसे भी पता है कि जी हमने ये किया इस तरह के एमिटर करंट की वजह से बेस और कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है ना, ये उन दोनों के सम के बराबर है। तो ऑफ कोर्स कलेक्टर करंट कभी एमिटर करंट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये बेसिक बिल्कुल मतलब के कॉन्सेप्ट हमारे पास है इस चीज़ का। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है कि एक ना अब ट्रांजिस्टर का ये बन गया मॉडल और चीज़ें हमारे पास ये इस तरीके से ना सिंबल बन गया। पर अब क्वेश्चन ये है, बल्कि पोलैरिटी को भी अभी छोड़ते हैं, ये बेस हो गया, ये जनाब मीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो अब हमने ऐसे करना है कि हमने ये देखना है कि इस सिंबल को अगर हमने मॉडल करना हो सर्किट में, तो जिन डिवाइसेस का हमें पता है उनके हिसाब से हम कैसे मॉडल करें। तो हमें पता है बेस से मीटर के बीच में हम अगर देखते हैं तो हमें एक डायोड नज़र आ रहा है, ठीक है, 0.7 वोल्ट्स का। तो इधर इन्होंने क्या किया कि जी यही जो 3 टर्मिनल थे, ठीक है, बेस कलेक्टर एमीटर, तो बेस और एमीटर के बीच में इन्होंने कहा कि जी एक डायोड लगा दो, हमें नज़र वो आ रहा है। और इसमें से जो करंट बेस करंट फ्लो करेगा ना, तो जो ये कलेक्टर है अगला टर्मिनल, इसमें से जो करंट होगा इसको बीटा डीसी से मल्टीप्लाई कर दें तो कलेक्टर करंट आ जाएगा।
तो ये बेस और एमिटर के दरमियान में वोल्टेज VBE है, कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में वोल्टेज VCE है। ठीक है, तो BJT का फिर जो है वो किसी भी सर्किट में लगा के भी फर्दर जो है ना एनालिसिस मतलब कि किया जा सकता है। बेस करंट, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट है, बेस टू एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, सारी इस तरह की वोल्टेजेस आप सप्लाईज लगा सकते हैं। और उनको लगाने के बाद आपके पास जो है ना ये सॉल्व करेंगे तो ये रजिस्टर्स भी क्योंकि लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि जी अगर ये ऑन है तो इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स आने हैं। ठीक है, VBE 0.7 वोल्ट्स के बराबर है। तो अगर VBE 0.7 वोल्ट्स के बराबर है और ये ग्राउंड था तो ये वोल्टेज भी जो 0.7 वोल्ट्स है, ओहम्स लॉ लगाएंगे। ओहम्स लॉ कैसे लगता है? टेल पे जो वोल्टेज है ना एरो के, VBB टेल पे जो वोल्टेज है माइनस हेड पे जो वोल्टेज है वो कौन सी है? VBE। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो रजिस्टर है RB, वो आपके पास इस करंट IB के बराबर होगा। तो आप यहाँ से इस तरह सॉल्व करके IB निकाल लेंगे। ठीक है, तो IB के बाद आपको पता है कि जी जो ये IC होना है इसने बीटा DC टाइम्स IB के बराबर होना है। ठीक है, ये हमने पहले एवेल्यूएट किया था। तो अब उसके बाद अगर VCE निकालना है तो यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि जी ये वोल्टेज क्या आएगी। तो ये करंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी ओहम्स लॉ लगाएं। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो KVL भी लगा सकते हैं। चलें KVL लगा लें, मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कि आज के लेक्चर में ना तमाम कॉन्सेप्ट्स का भी देख लिया जाए आपको कितने की समझ है। तो यहाँ से KVL आपने इस तरीके से लगाना है। तो ये जो पहला करंट है इसके क्योंकि ये एरो के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है तो आप लिख देंगे माइनस VCC। ये हमेशा प्लस में ही होता है, प्लस ICRC, क्योंकि रजिस्टर में हमेशा लॉसेस ही आते हैं। और यहाँ पे हो गया प्लस VCE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने जो है ये VCC था, यहाँ पर से आपने VCE निकालना है तो VCE की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, अगली तरफ चला गया VCC माइनस ICRC। ठीक है, तो वो करके आपने VCE निकाल दिया और इस तरह से आप जो है ना सर्किट्स को DC के अंदर जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं। एक हम इसकी अभी एग्जांपल देख लेते हैं आज के लेक्चर में। चलें, तो हमारे पास क्या है कि जी एक ये ट्रांजिस्टर है, इसमें कहा गया है कि जी बीटा DC हमारे पास जो है 150 है। तो बेस करंट निकालें, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, बेस टू एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस, मतलब हर चीज़ ही निकाल दो इसकी। तो अब पहली चीज़ है कि हम करेंगे कि जी अज्यूम करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है ना हमारे पास वो हमारे पास है क्या है, वो हमारे पास जो एक्टिव मोड में है। तो एक्टिव मोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके क्रॉस जो है ना VBE को हम अज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अगर ये 0.7 वोल्ट है और ऑन है तो IB हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, ये अज्यूम करने की वजह ये है कि ऐसे भी पॉसिबल है कि आप सर्किट सॉल्व करें तो पता चले कि जी ये VB 0.7 वोल्ट नहीं रह सकता। ठीक है, तो उस केस में आपके पास सर्किट जो है ना ये नहीं आप किसको सॉल्व कर सकते, ऑफ होगा ट्रांजिस्टर। तो बेस करंट निकालना है, इस डायरेक्शन में बेस करंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब VBB 5 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय जो रजिस्टर था वो था 10K का। तो ये आ जाएगा जनाब 4.3, 4.3 नहीं, ये 10K है, 0.43, 0.43 मिली एम्पेयर।
ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद हमें पता है कि जी हम आईसी निकाल सकते हैं। तो आईसी हम निकालेंगे, आईसी किसके बराबर आएगा, बीटा डीसी टाइम्स आई बी। ये किसके बराबर आता है, ये जी 150 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। ये अब आप लोग करके देख सकते हैं, ये बल्कि इधर आगे गिवन है। 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64.5 मिली एम्पेयर आ जाता है। 64.5 मिली एम्पेयर के ऊपर यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद वीसीसी आपके पास है, तो वीसीई आपने निकालना है। तो वीसीई इसी को उसी हिसाब से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जी ये आ जाएगा जनाब 10 वोल्ट, ये वीसीसी के 10 माइनस ये जो ड्रॉप इसके क्रॉस आएगा वो होगा आईसी आईसी हमारे पास है 64.5 मिली के अंदर, और ये रेजिस्टेंस ओहम में था, इसको किलो में कर लेते हैं, इनटू 0.1। अगर मिली में है एक चीज़ और रेजिस्टेंस आपके पास किलो में है तो फिर सारा ना ये मल्टीप्लिकेशन में किलो और मिली कटता रहता है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आ जाएगा जनाब 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देना आपने 6.45, 10 माइनस 6.45, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3.55 आई गेस। तो ये सारा आपने कर लिया। हाँ 3.55 ये आ गया, ये हमने निकाल लिया था, ये निकाल लिया था। मीटर करंट निकालना है, दोनों को सम किया 64.9 मिली एम्पेयर आ गया। याद रखें ये माइक्रो में है, ये मिली में है, यूनिट्स का ख्याल रखना है। और कलेक्टर टू बेस को जब हम करते हैं तो वो वीसीई में से वीबीई निकाल दें। ठीक है, ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जी ये टोटल आपके पास जो वोल्टेज है ये है वीसीई या वीसी के बराबर। ठीक है, और ये वाली जो वोल्टेज थी ये थी वीबीई। ठीक है, या वी अगर आप वीसीई को लिख दें एज कलेक्टर वोल्टेज माइनस एमिटर वोल्टेज, और वीबीई को आप लिख दें वी बेस माइनस वी मीटर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको पहले रख के अगले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं, कलेक्टर टू बेस चाहिए वीसीबी, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेना तो यहाँ पे ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो वीसीबी आ जाएगा। तो इसलिए वीसीई माइनस वीबीई करके जो है ना वहाँ पे एवेल्यूएट किया गया। तो हमने इनिशियली जो है ये अज्यूम एक किया था, लेकिन सारे करंट्स पॉजिटिव आ गए सही तरीके से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ना तमाम जो है जो अजम्पशंस थी वो करेक्ट है। यहाँ पे भी जो है कलेक्टर टू बेस जंक्शन की क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आई है, तो इसका मतलब है क्योंकि ये वाला हिस्सा आपके पास बेस पी था, ये एन था, तो एन पी जंक्शन के क्रॉस पॉजिटिव का मतलब ये है कि पी एन जंक्शन के क्रॉस जो है वो नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस्ड है। तो ये ट्रांजिस्टर इसी तरीके से ऑपरेट करेगा जैसे कि आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाल लिया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ना थोड़े और इसको जब हम ज़रा डेप्थ में एक दफ़ा एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ट्रांजिस्टर हमारे पास हमेशा जो है इस तरह सैचुरेशन या उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा। हमारे पास जो है ना ये एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेट नहीं करता। तो होता क्या है कि अगर तो आपके पास जो है ना फॉरवर्ड रिवर्स्ड बायसिंग है, तो फिर आपके पास जो है ना बिहेवियर उसी तरह का रहेगा जैसा कि हमने अभी इसका देखा था। उसमें क्या होगा कि जी आप बेस करंट की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा बेस करंट होगा तो उतना ही ज़्यादा कलेक्टर करंट आपके पास होगा। यहाँ पे आपने लेट से 1 मिली एम्पेयर रखा है और 100 था, तो यहाँ पे 100 मिली एम्पेयर तक का जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है ना अगर आपके पास बेस करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए
जो कि यहाँ पे बताया गया बेस करंट की वैल्यू 0। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई भी कलेक्टर करंट नहीं फ्लो करता, तो इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। अगर बेस करंट 0 हो जाए या अगर VBE के क्रॉस 0.7 वोल्ट्स आपने इंश्योर कर सकें तो आप कट ऑफ रीजन के अंदर होंगे। अगर एक कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज आपके पास ना एक लिमिट होती है कितना का आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस वैल्यू से बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस केस में ब्रेक डाउन अकर कर जाता है। आप यूँ समझें कि जी जैसे यहाँ पे दो डायोड नहीं आपके पास लगे थे, एक डायोड इस तरह से है और एक डायोड इस तरह से है। तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस्ड है, ये तो आसानी से करंट पास करा रहा है। ये वाला जो डायोड है इसने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये डायोड जो है ना, जैसे वो डायोड्स का ब्रेक डाउन अकर कर जाता होता है, ठीक है, रिवर्स्ड बायस्ड के अंदर। वो नहीं आपको याद के ऐसे डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में जा रहे होते हैं और रिवर्स्ड बायस में ऐसे जाते जाते ऑल ऑफ अ सडन इनका ब्रेक डाउन अकर कर जाता है एक्सिस के हिसाब से। तो ये जो ब्रेक डाउन है ना वो इसका ब्रेक डाउन अगर कर जाता है तो उस वक्त तेज़ी से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है, तो वो आपके पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं आपने मतलब कि अप्लाई करनी है उसके क्रॉस। और उसके बाद क्या होता है, एक हमारे पास सैचुरेशन रीजन आ जाता है। सैचुरेशन रीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को आप जो है VCE सैचुरेशन से कम कर दें, मतलब यही आपके पास जो बना हुआ है ना BJT, तो इसका यहाँ पे प्लस माइनस VCE वोल्टेज आ रही थी। आपको पता है कि हमने कहा था कि जी अगर तो ये वोल्टेज ज़ीरो है या कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो कट ऑफ में, अगर ये VCE बहुत ज़्यादा है तो ये वाला हिस्सा हो गया, डैमेज हो गया। अगर ये आपने ठीक अप्लाई किया हुआ है, ये 0.7 वोल्ट्स है, गुड है, यहाँ से बेस करंट भी फ्लो कर रहा है, ओके। पर आपको याद होगा एक्टिव रीजन में रहने के लिए एक और कंडीशन थी कि ये रिवर्स्ड बायस्ड होना चाहिए। रिवर्स्ड बायस्ड का क्या मतलब है? रिवर्स्ड बायस्ड का ये मतलब है ये वोल्टेज इसके मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। पर अगर ये चीज़ कंडीशन ना रहे और लेट से आपके पास ये P था, ये N टाइप है, ये आपके पास लेट से 0.5 वोल्ट तक हो जाए, जहाँ पे हमें पता है कि 0.5 पे मोर और लेस ऑपरेट करने ऑन हो जाता है एक डायोड, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला डायोड भी ऑन हो गया, ठीक है, और नीचे वाला डायोड भी ऑन है, ये भी ऑन है और ये वाला भी ऑन है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर से तो इसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं नज़र आती, करंट तो आसानी से सारा फ्लो कर सकता है, ठीक है। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं तो इधर से एक मैसिव अमाउंट ऑफ करंट जो है ना वो अब फ्लो कर सकता है, जितना करंट फ्लो करना चाहता है ना उतना करंट फ्लो कर सकता है। इस केस में आपके पास क्या होता है कि ये जो VCE वोल्टेज है, अब दोनों डायोड्स की वोल्टेज एक तरह की ना फिक्स हो जाती है। ये ऑन होने पे 0.7 0.6 वोल्ट है, ये भी 0.5 वोल्ट है, तो नेट अगर निकालेंगे ना तो इसके क्रॉस आपके पास आ जाती है 0.2 वोल्ट, जिसको कहते हैं VCE सैचुरेशन। तो सैचुरेशन के केस के अंदर ना आपके पास जो है ये इस तरीके से एक बहुत ही लो वैल्यू के रेजिस्टर्स के तौर पे जो है ना ये बिहेव कर रहा होता है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज जितना ज़्यादा आप जो है ना करंट इधर से फ्लो करवाना चाहेंगे वो सारा का सारा ये एक तरह का फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास हो गया सैचुरेशन रीजन। और एक्टिव रीजन जहाँ पे हम एम्पलीफाई करते हैं उसका हमने पहले बता दिया था कि उसके अंदर ये वाली जो है इधर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ये माइनस ज़्यादा, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि VCE शुड बी ग्रेटर देन VCE सैचुरेशन, जो कि है 0.2 वोल्ट। VBE डायोड के केस में 0.7 से वोल्ट होना चाहिए, और सैचुरेशन से अवॉइड करने के लिए आपके पास VCE 0.2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो आपके पास तब एम्पलीफिकेशन अकर करेगी। इसका मतलब है उस केस के अंदर जितना बेस करंट आपने प्रोवाइड किया था उसके हिसाब से आपके पास जो है ना कलेक्टर करंट आएगा,
और फिक्स्ड गेन के साथ। बेस करंट जितना बढ़ाएंगे कलेक्टर करंट उतना बढ़ता जाएगा। ये आपके पास बराबर है बीटा DC टाइम्स IB के। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये आपके पास कलेक्टर टू एमिटर जो BJT था उसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, ये प्लस माइनस VCE। और जो यहाँ से जो इसमें से करंट फ्लो करना है ना IC, वो करंट आपके पास ये वाला है, इस एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो इसको जो है ना IB कर्व्स भी कहते होते हैं, ठीक है, कि किसी भी डिवाइस की IB कर्व्स का मतलब है कि उसका करंट और उसके जो है वोल्टेज उसके क्रॉस, तो उनको जो है देखना है। और जो कंट्रोल टर्मिनल हमारे पास इधर IB था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया कि जी बेस करंट आप बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनली आपके पास कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक IB कर्व्स हैं, इन्हीं के ऊपर जो है ना ज़्यादातर जो है ना हमारा फोकस रहेगा एम्पलीफायर्स के केस में। तो यहाँ पे वही एक एग्जांपल कट ऑफ के मोड में क्या होगा कि जी करंट अगर इधर से ज़ीरो है तो ICEO यहाँ पर से जो है ना आप समझेंगे करंट एक्सट्रीमली स्मॉल कुछ ना कुछ लीकेज करंट है, वरना उसके अलावा जो है कोई करंट नहीं है। वो ऐसी है जैसे आपने एक स्विच ऑफ कर दिया। और जब आपने जो है लीनियर या सेचुरेशन रीजन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये 0.2 वोल्ट के ऊपर ये फिक्स रह जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो है ना ये करंट बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या थोड़ा सा कम करते रहें, जब तक ये सैचुरेशन में है आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और कलेक्टर करंट जो है वो एक तरह का फिक्स ही बल्कि फ़्लो करता रहेगा आपके पास, ठीक है। ये ऐसे है जैसे आपने एक स्विच ऑन कर दिया, क्योंकि सैचुरेशन में है ये 0.2 वोल्ट्स पे फिक्स है, ये आपके पास फिक्स है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके करंट भी आपके पास फिक्स हो गया। ये ऑफ, तो आप मतलब कि बेस करंट को ज़ीरो किया तो आपने एक स्विच ऑफ कर दिया और बेस करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इतना बढ़ाया कि कलेक्टर करंट इतना ज़्यादा हो गया कि VCC में से इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया कि आप सैचुरेशन में आ गए। तो ये स्विच ऑन के बराबर है, ये वाला आपके पास ऑफ के बराबर है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग ये चीज़ और डेप्थ में देखेंगे। DC लोड लाइन, पहला लेक्चर है। DC लोड लाइन एक लंबी चीज़ है, इसको हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने एटलीस्ट ये चीज़ें जो पढ़ ली है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ काफ़ी होंगे, वो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे लेके चलेंगे।